This is our fourth lecture of solution chapter, and last time we have discussed ideal and non-ideal solution and difference between positive deviation and negative deviation, and we have also done numericals related to Rolle's law. Numericals related to Rolle's law, and this was the numerical which I have given you. इसके अंदर मैंने आपको दिया था कि क्या कहते हैं, ये ए और बी का मिक्सचर है, 1 मोल ए है, इसके अंदर 2 मोल बी है, और फिर इसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम पे जो वेपर्स बने इसको सेपरेट कर दिया। इक्विलिब्रियम पे जो वेपर्स बने हमने इसको डिफरेंट वेसल में डाल दिया, यहाँ डाल दिया इधर इन्हीं वेपर्स को, और इसको दोबारा हमने क्या किया, वेपराइज किया। इक्विलिब्रियम पे जो वेपर्स बनेंगे दोबारा इमीडिएटली इसको दूसरे वेसल तीसरे वेसल में डाल दिया, फिर यहाँ वेपर्स बने, फिर फोर्थ वेसल में। लाइक दिस प्रोसेस इज इन्फिनाइटली रिपीटेड। 1 मोल ए गिवन है, इसके अंदर 2 मोल बी गिवन है, पी नॉट ए दे रखा है 100, पी नॉट बी दे रखा है 200। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन इन द सेकंड वेसल, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ ए एंड बी इन द सेकंड वेसल, एंड इन 50th वेसल व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। क्लियर? एक बार क्वेश्चन को स्टोरी की तरह खुद बोल लेंगे तो जाके क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, फिर करने में आसानी होगी। तो मैं इसको करके एक बार हिंट दे रहा हूँ, उसको करके नहीं दिखा रहा, ये बोर्ड स्कूल में तो पूछेंगे नहीं क्वेश्चन ऐसा, तो मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ इसको, ताकि खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन करना है ये वाला। क्लियर? तो इसके अंदर हमें अगर मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन इसके अंदर, तो और इसके वेपर्स गए हैं यहाँ पे लिक्विड फेज में, यहाँ जो वाई ए है वो यहाँ पे एक्स ए होगा, यहाँ जो वाई बी है वो यहाँ पे एक्स बी होगा। तो पहले अगर मेरे को वाई ए वन निकालना है, सपोज वाई ए वन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द फर्स्ट वेसल, दिस विल बी इक्वल टू वाई ए वन अपॉन में 1 माइनस वाई ए वन। ये रिलेशन करवाया था, मैंने डिराइव कराया था रिलेशन लास्ट क्लास में। एक्स ए वन अपॉन में 1 माइनस एक्स ए वन इंटू पी नोट ए बाई पी नोट बी। ये फर्स्ट वेसल के अंदर है। सेकंड वेसल में हमें निकालना मोल फ्रैक्शन, तो सेकंड वेसल में निकालना है, तो सेकंड वेसल में यहाँ जो एक्स ए है, यहाँ जो सॉरी वाई ए है जो यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या बन गया एक्स ए। मैं वाई ए टू लिख रहा हूँ, ध्यान देना इधर, वाई ए टू अपॉन में 1 माइनस वाई ए टू इज इक्वल टू एक्स ए टू अपॉन में 1 माइनस एक्स ए टू इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। अब ध्यान देना यहाँ पे, जो यहाँ पे एक्स ए टू है, एक्स ए टू यानी ये वेसल, सेकंड वेसल में ए का मोल फ्रैक्शन वो क्या है, वाई ए वन। तो मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, ध्यान देना, वाई ए वन एक्स ए टू की जगह वाई ए वन अपॉन में 1 माइनस वाई ए वन इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। ये आ गया। अब ये वाई ए वन अपॉन में 1 माइनस वाई ए वन, ये क्या चीज़ है, एक्स ए वन 1 माइनस एक्स ए वन, ये है, तो इससे ऊपर लिख देंगे एक्स ए वन अपॉन में 1 माइनस एक्स ए वन इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी, यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी का स्क्वायर। समझ आएगा कि नहीं है? तो ये मैंने एक जनरल सा एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया है, मैं इधर ही लिख रहा हूँ इस चीज़ को, ये वाली चीज़ जो आई है मेरी, मैं इसको इधर ही लिख रहा हूँ रब करके सारा। ये पूरा क्या किया मैंने, वाई ए टू ये लिखा पहले, ये होगा एक्स ए टू अपन 1 माइनस एक्स ए टू इंटू दिस, एक्स ए टू क्या है वाई ए वन, एक्स ए टू क्या है वाई ए वन। ये वाली टर्म कहाँ से, अब ये वाली टर्म क्या लिखता हूँ, ये पूरी टर्म लिखता हूँ मैं। तो इसलिए अब मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ लिख रहा हूँ, सिर्फ यही चेंज करना। ये किया मैंने एक्स ए वन और ये पी नॉट ए पी नॉट बी का स्क्वायर। सेकेंड वेसल तो क्या आ गया, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी का स्क्वायर, तो 50th वेसल होगा तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी की पावर 50। बस अब ये कर लेंगे। यहाँ पे मेरे को एक्स ए वन पता है कितना था, 1 मोल ए था 2 मोल बी था, तो एक्स ए वन कितना होगा, 1 मोल ए 2 मोल बी, 1/1 + 2 and 1/3। और एक्स बी क्या होगा, एक्स बी की जरूरत ही नहीं है, वो तो 2/3 नीचे आएगा, ये 1/3 है और नीचे क्या आएगा 2/3, 1/3 2/3 तो हाफ आ जाएगा, हाफ 1/3 अपॉन में 2/3। पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, 100/200 इसका स्क्वायर सेकंड वेसल के लिए, यानी ये भी हाफ, ये हाफ 1/8 आ जाएगा सीधा। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे सेकंड वेसल के लिए, ऐसे ही 50th वेसल के लिए पावर यहाँ पे 50 आ जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हिंट दे दिया मैंने इसका, एक खुद ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सही समझ आ जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट टाइम हम आगे स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्लियर? आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसमें क्वेश्चन स्कूल लेवल पे कैसे आते हैं, जैसे बोलेंगे कि अगर 20 मिलीलीटर ए का प्लस 20 मिलीलीटर बी का मिक्स किया,
रिजल्टिंग सॉल्यूशन आई 39.4 ml। तो बोलेगा कि कौन से टाइप के एजियोट्रोप्स बनेंगे, कौन से टाइप के एजियोट्रोप्स बनेंगे इसमें। ये 20-20-40 था, 40 आना चाहिए था, आ क्या रहा है 39.4, तो कम आ रहा है वॉल्यूम। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है, नेगेटिव। तो ये कौन सी डेविएशन हो गई, नेगेटिव डेविएशन हो गई। नेगेटिव डेविएशन यानी फोर्सेस स्ट्रांग हुए, तो स्ट्रांग हुए तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होता है वो डिटेल में डिस्कस करना है हमें, हम इसको डिस्कस करना है डिटेल में। क्या बन जाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्लियर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स विल बी फाउंड। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर बोलेगा ए और बी को मिक्स किया, ए एंड बी ऑन मिक्सिंग फॉर्म्स कूलर सॉल्यूशन। ए और बी को जैसे ही मिक्स करते हैं ठंडी सॉल्यूशन मिलती है, कूलर सॉल्यूशन मिलती है। इसका मतलब ये कौन सी डेविएशन हो गई, तो अभी बोलेगा कौन सी विच टाइप ऑफ डेविएशन इज इट, डेविएशन कौन सी है। तो ठंडी सॉल्यूशन मिल रही है, ए और बी को मिक्स किया तो कूलर सॉल्यूशन मिल रही है, यानी इसमें हीट रिलीज तो नहीं हो रही ना। हीट रिलीज होती तो क्या होता, डेल्टा एस नेगेटिव होता। ठंडी सॉल्यूशन मिल रही है यानी ये पॉजिटिव डेविएशन है। यहाँ पे ये मत सोचना कि हीट रिलीज हो जाएगी तो सॉल्यूशन ठंडी हो जाएगी, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, वो गलत है तरीका सोचने का। ठंडी सॉल्यूशन है तो मीन्स हीट वो एब्जॉर्ब करेगी। ठंडी सॉल्यूशन तो हीट, जैसे आइस है, आइस ठंडी होती है तो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है ना। कूलर सॉल्यूशन मिल रही है तो हीट एब्जॉर्ब करेगी, डेल्टा सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन है। अगर मिलता, मतलब बोलता हॉटर सॉल्यूशन मिल रही है यानी हीट रिलीज हो रही है, उसमें से हीट रिलीज हो रही है तो वो नेगेटिव डेविएशन होती। क्लियर, ये कूलर सॉल्यूशन बोला तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, ये ध्यान रखना चीज का, सही ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं 1-1 मार्क में। मैंने एक हिंट दे दिया इसका कैसे होगा, सही ना। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसके अंदर एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स बोर्ड से रिलेटेड नहीं है टॉपिक ये, मैं बोर्ड में जितना आता मैं वो बता देता हूँ बस एक बार। बोर्ड में आएगा ना, व्हाट आर एजियोट्रोप्स, वाई दे कांट बी सेपरेटेड, बस इतना सा आएगा। ये मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। फिर इसका कंसेप्ट जो दूंगा बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, एंट्रेंस से रिलेटेड है, स्कूल लेवल पे नहीं आएगा। एजियोट्रोप्स क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग बाइनरी मिक्सचर कह देना, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग बाइनरी मिक्सचर विच डिस्टिल without any change in composition, without any change in composition। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, कौन देखो एक बार ध्यान समझना इसको। कांस्टेंट बॉइलिंग बाइनरी मिक्सचर विच डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, डेफिनेशन में ये लिख के आना है, ये एजियोट्रोप्स होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, ध्यान देंगे इधर। देखो जैसे मैं अगर से अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर रहा हूँ, स्पेशली इथेनॉल प्लस वाटर मिक्स कर रहे हैं। इथेनॉल वाटर को मिक्स करेंगे तो हम किसी भी टेम्परेचर पे इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 80 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। किससे सेपरेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, यानी अगर मैं 95% इथेनॉल ऐड कर दूं, एग्जैक्ट होगा 95.6%, जिसको रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। 95% अगर मैं इथेनॉल ले लूं और 5% क्या ले लूं, वाटर, इस पॉइंट पे इथेनॉल प्लस वाटर दोनों एक ही साथ बॉईल कर जाएंगे, एक ही टेम्परेचर पे। ये नहीं है कि अभी ये 80 पे जाएगा ये 100 पे जाएगा, अब दोनों के दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी ना कम होता है, मिनिमम बॉइलिंग होते हैं ना जो 70 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर जाते हैं दोनों के दोनों एक साथ। जब दोनों एक साथ बॉईल कर गए तो क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, अब हम सेपरेट ही नहीं कर सकते इसको, ये क्योंकि डिस्टिल कर गए हैं विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। यानी जो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में था वही मोल फ्रैक्शन कहाँ पे हो गया, वेपर फेज में। जो इसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में था वही मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वेपर फेज में। दोनों एक साथ बॉईल कर गए हैं, सेपरेटिंग फनल के अंदर दोनों अब एक साथ आएंगे। जहाँ पे हम सेपरेट कर रहे थे ना दोनों को, इथेनॉल पहले मिलना चाहिए था क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है, लेकिन अब दोनों जब एक साथ ही बॉईल कर गए तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे, इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो यही लिखा ना मैंने, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स विच डिस्टिल यानी वेपर्स में कन्वर्ट होगा विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। तो अब ये वाई दे कांट बी सेपरेटेड, वाई दे, इनको सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, इनको सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर बॉइलिंग एट द सेम टेम्परेचर at this concentration, that is at 95% ethanol plus 5% water, they are boiling at the same temperature, so they can't be separated by fractional distillation। क्योंकि ये दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं, because they are boiling at the same temperature and are having same mole fraction in there, because they boil, because they boil at the same temperature and have
same mole fraction in liquid एंड वेपर फेज। ये आंसर लिख के आना, बस पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें इसके अंदर। मैं यहाँ पे ग्राफ वगैरह सब एक्सप्लेन करूंगा इसके, लेकिन इतना स्कूल लेवल के लिए काफ़ी है। वाटर एजियोट्रोप्स, व्हाई दे can't be separated. Azeotrops क्या है? Constant boiling mixture, binary mixtures which distill without any change in composition, and they can't be separated because they boil at both the liquids now boil at the same temperature. So they and also they are having same mole fraction in the liquid and vapor phase, so they can't be separated. अब इसको डिटेल में डिस्कस करना है तो वो देखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। हाँ, इससे कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। तो ये था हमारा एजियोट्रोप्स, ये एजियोट्रोप्स था, स्कूल लेवल पे इतना सफिशिएंट है। अब इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान देना उसके लिए पहले ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मैं एक आइडिया दूंगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हालांकि 11th लेवल का है, लेकिन फिर भी ऊपर देख लेंगे क्या चीज़ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सपोज मेरे पास लिक्विड है, से इथेनॉल प्लस वाटर ही है, या कोई भी ए और बी दो लिक्विड है, इथेनॉल प्लस वाटर, सपोज इथेनॉल प्लस वाटर। मैं इसको हीट करूंगा, मैं इनको हीट करूंगा तो क्या होगा? ये थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं, और मैं इसको हीट कर रहा हूँ। हीट करूंगा तो पहले हीट किया, और यहाँ पे मैंने थर्मोमीटर लगा रखा है सपोज, जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा। सपोज मैंने इसको हीट किया। अब इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ध्यान देना, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का तो सबको पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैं 80 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है इसका, तो जब मैं इसको 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट करूंगा और थर्मोमीटर से मैं चेक कर लूंगा टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, तो किसके मैक्सिमम वेपर बनेंगे? 100% है, किसके बनेंगे? इथेनॉल के। और यहाँ पे हमने कंडेंसर वगैरह लगा दिया, वेपर्स बने, और वेपर्स कहाँ मूव करेंगे? इसके थ्रू यहाँ मूव करेंगे। ये सेपरेटिंग फनल है, वेपर्स बनते गए, यहाँ पे कंडेंसर ने उसको कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया, यहाँ वेपर्स आते जाएंगे। किसके वेपर्स आएंगे? इथेनॉल के वेपर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद वाटर यहाँ रह जाएगा। 3 चीज़ें होती, तो मैं फिर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करता जिसका बॉइलिंग पॉइंट आसपास में होता, तो उस टाइप से सेपरेट करते। लाइक दिस दे कैन बी सेपरेटेड, दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस तरह से हम 3-4 लिक्विड को जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, हम उनको सेपरेट करते। सपोज यहाँ पे ईथर भी होता, अगर ईथर होता तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होता 40 डिग्री सेल्सियस, तब पहले मैं टेम्परेचर रखता 40 में वेपर्स किसके बनते हैं? ईथर के। ईथर सेपरेट कर दिया, जैसे ईथर निकल जाएगा मैं इसको अलग कर दूंगा, ईथर सारा निकल गया, वेपर्स बन गया, इसके निकल गया बाहर ये। उसके बाद मैं दूसरा फनल रख दूंगा, दूसरा पे फ्लास्क रख दूंगा, दूसरा फ्लास्क रख देंगे, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर मैं कर दूंगा 80 डिग्री सेल्सियस, तो किसके वेपर्स बन जाएंगे? इथेनॉल के वेपर्स बनेंगे। यहाँ पे कंडेंसर से कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगा, यहाँ मैंने कलेक्ट कर लिया, और ये क्या बन जाएगा? हमारा एल्कोहल मिल जाएगा, पानी सेपरेट हो जाएगा। इस तरह दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इथेनॉल और वाटर, अगर मैं इन दोनों को ना ले लूँ टेम्परेचर, ध्यान देना इधर, अब अगर मैं इधर ले लूँ इथेनॉल 95% इथेनॉल ले लूँ इसी के अंदर, और 5% ले लूँ मैं वाटर, अब क्या होगा? अब अगर मैंने ये ले लिया तो 95% इथेनॉल है, इथेनॉल, अब मैं इसको बॉईल करूंगा, अब मैं बॉईल करूंगा ना, तो दोनों के दोनों एक साथ बॉईल करेंगे, और अब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना दो मिक्सचर का, ये होगा सीधा 78 डिग्री सेल्सियस। अब 80 डिग्री सेल्सियस पे अलग नहीं होंगे, 78 आते ही इथेनॉल के भी वेपर्स बनेंगे और वाटर के भी वेपर्स बनेंगे, दोनों के वेपर्स बनेंगे। और अब जो मोल फ्रैक्शन होगा ना इस केस में, अगर मान लो x इथेनॉल 0.3 है, तो y इथेनॉल भी क्या होगा? 0.3। समझे कि नहीं? दे विल बी हैविंग सेम मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज एज वेल एज इन द वेपर फेज, सही ना? x वाटर अगर 0.7 है तो y वाटर भी 0.7 होगा। x वाटर भी अगर 0.7 है भाई, तो y वाटर भी क्या होगा? 0.7। सेम मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड फेज में भी, वेपर फेज में भी 0.7। ये ध्यान रखना इसके अंदर बस, तो ये दिक्कत आ जाएगी इसके अंदर। और जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे तो ये कभी इक्वल नहीं होगा, x इथेनॉल जो है y इथेनॉल के कभी इक्वल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है। और x वाटर विल नॉट बी इक्वल टू y वाटर, ये ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम हो गए, दोनों के सेम मोल फ्रैक्शन यानी दोनों इक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं, यहाँ पे दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम है, इक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं, तो दोनों को दोनों एक साथ जाएंगे इसके अंदर, तो सेपरेट कहाँ हुए? दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो नाउ एट ए टाइम दे विल मूव इन द सेपरेटिंग फनल,
बिकॉज दे आर बॉइलिंग एट द सेम टेम्परेचर। फिक्स्ड कंपोजिशन की वजह से, फिक्स्ड कंपोजिशन क्या है, 95% इथेनॉल 5% वाटर। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फिक्स्ड कंसंट्रेशन, फिक्स्ड कंपोजिशन की वजह से बोथ द लिक्विड्स इथेनॉल एंड वाटर दे आर बॉइलिंग एट द सेम टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे जब आएंगे ये, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन यानी एक्स इथेनॉल और वाई इथेनॉल क्या होगा, सेम होगा। सेम मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज एज वेल एज इन द वेपर फेज। सो वी कांट सेपरेट देम, क्योंकि दोनों के दोनों एक साथ सेपरेटिंग फनल में आएंगे। तो पहले क्या हो रहा था, पहले वेपर बन रहे थे किसके, इथेनॉल के, वाटर अलग रह जाएगा। अब नहीं हो पा रहा है, पहले वेपर तरह क्यों बन रहे थे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सेम नहीं था। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कंडीशन है। क्या कंडीशन है, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कभी सेम नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन वाटर का भी ऐसे सेम नहीं होगा। लेकिन जो ये करते हैं हम, क्या कहते हैं, एजिड्रोप्स बनता है, एजिड्रोप्स में दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होगा, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी। दे विल बॉयल एट द सेम टेम्परेचर, दे बोथ विल बॉयल एट द सेम टेम्परेचर। एक ही टेम्परेचर में दोनों के दोनों वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। समझ बात कि नहीं है। तो ये कंडीशन है इसकी, पूछ सकते हैं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मोल फ्रैक्शन सेम नहीं होना चाहिए लिक्विड फेज में वेपर फेज में, इसीलिए दोनों अलग हो जाते हैं। पहले इथेनॉल मिल जाएगा, फिर वाटर मिलेगा। समझ बात नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने बता दिया। अब वो भी समझ आ गया होगा यहाँ पे कि वाई एजिरोपिक मिक्सचर कांट बी सेपरेटेड because they will be having same mole fraction because of their fixed composition. They will be having same composition because of their fixed composition. They will be having same mole fraction in the liquid phase and vapor phase, both the components. So they will come in vapors form at a time and will be obtained in the separating funnel at the same time. So they can't be separated. तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कंसेप्ट था। इसको अगर मैं ग्राफ के थ्रू बताऊँ ना, क्योंकि कई बार ना ऑब्जेक्टिव्स में नीट के स्पेशली ये पूछा हुआ ग्राफ, तो एक बार देख लेंगे ग्राफ से भी शायद क्लियर हो जाए कुछ। मान लिया मैंने ये लिया एक का बॉइलिंग पॉइंट, ये दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट, और ये इसका ग्राफ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। नीचे ये है बॉइलिंग पॉइंट से वाटर का, या फिर ए का मान लो टी ए, ये ए का बॉइलिंग पॉइंट, ये बी का बॉइलिंग पॉइंट। ये टेम्परेचर आएगा इधर, है ना, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, और यहाँ मोल फ्रैक्शन। यहाँ एक्स ए ले लिया मैंने, यहाँ पे एक्स ए सपोज 1 है, तो एक्स ए 1 है तो एक्स बी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे ये लिक्विड फेज में होगा नीचे, और ऊपर किस फेज में होगा, वेपर फेज में होगा। यहाँ पे एक्स ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सपोज मैं इधर जा रहा हूँ, अब ये मेरे को पता है कि टी ए क्या है, बॉइलिंग, यहाँ पे एक्स ए 1 है ना, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, प्योर लिक्विड ए या प्योर वेपर्स ए के, और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। यहाँ पे बी है, तो बी का, ये बी का बॉइलिंग पॉइंट है, और यहाँ पे क्या होगा, प्योर लिक्विड बी। इस पॉइंट पे क्या होगा, प्योर लिक्विड बी। इस पॉइंट पे क्या होगा, प्योर लिक्विड ए। क्लियर। और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ए का। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, बी का। अब सपोज मैंने एक टेम्परेचर लिया से T1, ये लिक्विड वेपर तो पता ही है, लिक्विड नीचे होता है ये लाइन पे, और ये वेपर इधर क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर दोनों, लिक्विड प्लस वेपर दोनों। सपोज मैंने T1 टेम्परेचर लिया एक बार, T1 टेम्परेचर देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना इसको, यही क्वेश्चन ही आना है, कैसे दोनों सेपरेट होंगे देखना, ध्यान देना। तो इस पॉइंट पे ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगी, वेपर फेज में। ये मोल फ्रैक्शन किस में होगी, ध्यान देना, लिक्विड है ये, तो यहाँ पे आ जाएगी। ये जैसे 1 था, ये मान लिया मैंने हो गया होगा 0.8 के आसपास। ये 0.8 होगा किसका, ये 1 ए के क्लोज है, तो ये 0.8। तो एक्स से एट T1, ये मैं टेम्परेचर यहाँ भी देता हूँ ताकि और क्लियर रहे। एट T1 टेम्परेचर एक्स से क्या है, एक्स से 0.8 है, एक्स बी कितना है, एक्स से 0.8 तो एक्स बी कितना 0.2, और वाई ए कितना है, ध्यान देना, T1 टेम्परेचर पे वाई ए, मोल वेपर यहाँ पे है ना, इस कर्व पे क्या है, वेपर्स, तो वाई ए कितना है, ध्यान देना, वाई ए आ जाएगा यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे आ गया, तो वाई ए मान लेता हूँ मैं 0.1 के आसपास। वाई ए आ जाएगा, यहाँ जा रहे हैं तो ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वाई ए हो गया 0.1, और वाई बी कितना हो जाएगा, बी के क्लोज है, वाई बी 0.9, वाई बी कितना हो जाएगा 0.9, वाई ए 0.1 और वाई बी 0.9। समझ बात कि नहीं। तो अब वेपर्स किसके ज़्यादा हैं, बी के वेपर ज़्यादा है। बी के जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो रेजिडुअल लिक्विड जो होगा वो किस में रिच होगा, ए में, यानी ए ज़्यादा होगा इसके अंदर। अब ए क्या होगा, रेजिडुअल लिक्विड विल बी रिचर इन ए, रेजिडुअल
लिक्विड विल बी रिचर इन ए। समझे कि नहीं? देखो T1 टेम्परेचर पे जो ए के वेपर्स हैं, ए के वेपर्स हैं बहुत कम है, 0.1 है, यानी ए के फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा, और बी के वेपर्स क्या है बहुत ज़्यादा, यानी बी के लिक्विड फॉर्म में होने के चांसेस बहुत कम होंगे। बस में है कि नहीं? तो ये चीज़ जो मैंने बताई है ना, ऑब्जेक्टिव्स में यही चीज़ पूछते हैं कि T1 टेम्परेचर पे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज। तो वेपर फेज वाली लाइन में चेक करेंगे, वेपर फेज वाली लाइन ये है, वेपर फेज में बी के क्या है 0.9। ऐसे ही आप देखेंगे, मैं एक टेम्परेचर और ले रहा हूँ T2 सपोज, ये ले लिया, ये ले लिया T2। अब एट T2 टेम्परेचर क्या होगा, ये TB था इन ए। अब एट T2 टेम्परेचर, ध्यान देना, एट T2 पे क्या होगा, ये है लिक्विड वाली लाइन, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, एक्स ए जो है वो हो गया 0.6 सपोज, एट T2 टेम्परेचर एक्स ए इज टू 0.6, तो एक्स बी कितना होगा 0.4। समझे नहीं? लिक्विड वाली लाइन है, वेपर वाली लाइन ये आ गई, तो एक्स ए इसमें क्या है, एक्स ए नहीं सॉरी वाई ए, वेपर वाली लाइन है ना, वाई ए कितना हो गया, ये ए से तो हम बहुत दूर आ गए, ए यहाँ 0 था, तो वाई ए कितना है मान लिया मैंने 0.05, बहुत ही कम हो गया, और वाई बी कितना हो गया 0.95। अब वेपर्स किसके हैं मैक्सिमम, बी के, तो रेजिडुअल लिक्विड क्या हो गया, रेजिडुअल लिक्विड क्या बचा ऑलमोस्ट ए, रेजिडुअल लिक्विड विल बी लिक्विड इज लिक्विड ए, रेजिडुअल लिक्विड इज लिक्विड ए। तो बच गया ना सर, ऐसे में अगर टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा सा और नीचे कर दूं, यहाँ पे ले आया अगर टेम्परेचर में, तो सारा का सारा क्या बन जाएगा, वेपर्स किसके हो जाएंगे, यानी अब दोनों सेपरेट हो जाएंगे इसमें। समझिए समझिए कि नहीं है? तो ये चीज़ है, जैसे लिक्विड ए कितना बचा, वेपर्स किसके हैं 0.95 बी के, यानी वे बी तो सारा ही उड़ गया लगभग, बचा क्या है लिक्विड ए बच गया। बात समझ नहीं है? तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये मैंने कर्व बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे एक बार से ना। अब हमें जो करना है वो आइसोट्रोपिक मिक्सचर है, जो पूछ सकते हैं। यहाँ मैंने कर्व के थ्रू बताया, कर्व इसलिए बता दिया था क्योंकि इसका क्वेश्चन एक बार नीट के किसी पेपर में आया हुआ है, नीट में या फिर AMU वगैरह किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए बता दिया। नेक्स्ट अब हम करेंगे आइसोट्रोपिक कर्व्स, मेन जो हमें करना है आइसोट्रोप्स। मीनिंग क्या मैंने बता दिया, इसका कंसेप्ट समझा दिया इसका, आइसोट्रोप्स के कर्व्स, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग, ध्यान देना सर, मिनिमम बॉइलिंग कर्व्स और मैक्सिमम बॉइलिंग कर्व्स। सपोज मैं इथेनॉल प्लस वाटर ले रहा हूँ, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। अब पहले तो मेरे को पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का और वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का कितना होता है, अभी मैंने बताया पीछे, इथेनॉल इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस एट 95%। 95% इथेनॉल लिया अगर मैंने, 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर, तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, मिक्सचर विल बॉयल एट 78 डिग्री सेल्सियस। कम हो गया कि नहीं, मिनिमम हो गया बॉइलिंग पॉइंट। कम होने का मतलब है ये मिनिमम बॉइलिंग स्ट्रोक है, ये बताया हुआ है। नेगेटिव, ये कौन सी डेविएशन होगी, पॉजिटिव डेविएशन होगी, और पॉजिटिव डेविएशन में क्या बनते थे, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो मिनिमम बॉइलिंग स्ट्रोक बनते थे। तो उसका कर्व देखेंगे कैसे बनेगा, इस तरीके से 95% मिक्स करते ही, 95% मिक्स करते ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये कर्व बनता है इसका, ध्यान देंगे। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एक्स इथेनॉल इज इक्वल टू 1, तो एक्स वाटर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स इथेनॉल इज इक्वल टू 0, तो एक्स वाटर कितना हो जाएगा 1, ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब यहाँ पे ले लिया मैंने इस पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे टेम्परेचर, यहाँ तो दिख रहा है मोल फ्रैक्शन है, यहाँ क्या है मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे लिया बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ इथेनॉल, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल टेम्परेचर, ये टेम्परेचर वाली लाइन है, टेम्परेचर T बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, ये ले लिया। अब जैसे ही मैं कंसनट्रेशन 0.95% करूँगा इथेनॉल का, अभी इथेनॉल क्या है 100% इधर, अब मैं इथेनॉल का कंसनट्रेशन क्या कहते हैं कम 95% तक कर रहा हूँ। 95% करते ही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो रहा था, अभी बताया बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था मिनिमम, यार ना 70 डिग्री सेल्सियस, कम हो गया। तो अभी जैसे 90%, जैसे मैंने किया 98%, 97%, 96%, 95%, 95% करते ही ये आ गया मिनिमम, आ गया ना, इसके बाद ये उड़ जाएगा,
या उठ गया ना, ये ऐसे कर्व की फॉर्म आ जाएगा। ये क्या है, लिक्विड वाली लाइन है, लिक्विड वाली लाइन। 95% करते ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम, एंड दिस टेम्परेचर विल बी 78 degree Celsius, which is boiling point of mixture. At this point, both the liquids, that is ethanol and water, will boil at the same temperature. ये वेपर्स आ गए, ये वेपर्स, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये वेपर, ये की पॉइंट है, पूरा ढंग से दिखाना है। ये वेपर, ये वेपर, समझ गए कि नहीं? तो जैसे ही मैं कंसिडरेशन किया 90, यहाँ पे था 100% था, 98%, 97%, 96%, 95%, 95% जैसी हो जाएगा ये, 95% इथेनॉल जैसी हो जाएगा इस पॉइंट, ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट होगा, मिनिमम बॉइलिंग एज इसलिए बोला इसको 70 डिग्री सेल्सियस। और ये कर्व जो आया है ना हमारा, ये कर्व मैंने पहले भी बताया था उस समय कि ये कर्व किससे आया है, ये कर्व आया है बॉइलिंग पॉइंट कौन से डेविएशन से, पॉजिटिव डेविएशन से। पॉजिटिव डेविएशन बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। ये पॉजिटिव डेविएशन कैसे हुआ था, मान लिया मैंने अगर कर्व बना ये इस टाइप का है ना, ये मेन पी टोटल पी ए प्लस पी बी आता था ना, तो इस पॉइंट पे कर्व ऐसे बनेगा, तो ये आ गया मिनिमम। वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम। वेपर प्रेशर अगर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। ये बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर मैक्सिमम, तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम हो गया। बात समझ नहीं, इस पॉइंट पे यहाँ पे देखो सेपरेट हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या है, ये लिक्विड का, ये वेपर का मोल फ्रैक्शन, लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉइल कर रहे हैं। इस पॉइंट पे दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉइल कर रहे हैं, तो इसलिए azeotropic mixture can't be separated because now at this point they will be having same mole fraction in the liquid phase as well as in the vapor phase, दोनों का सेम हो जाता है। और किसी भी टेम्परेचर पे हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, बट किसी भी कंसंट्रेशन पे 90% तो सेपरेट हो जाएंगे इथेनॉल वाटर, 80% सेपरेट हो जाएंगे, बट एट दिस कंसंट्रेशन दैट इज एट 95% लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम मोल फ्रैक्शन होगा, इसलिए दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। तो ये कर्व इंपॉर्टेंट है, ये लिक्विड फेज नीचे होता है, ऊपर वेपर फेज, समझिए। और बना किससे है, पॉजिटिव डेविएशन वाले कर्व से। और ऐसे ही अगर मैं इथेनॉल और वाटर लिया मैंने यहाँ पे, अब मैं ले लेता हूँ अगर सपोज नेक्स्ट जो कर्व है, सपोज मैं ले लेता हूँ 68% HNO3, 68, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये कर्व क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमारा था पॉजिटिव डेविएशन का कर्व, पॉजिटिव डेविएशन। अब मैं ले रहा हूँ नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मीन्स मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप आएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप, ध्यान देना। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ध्यान देना, 68% HNO3, दो कर्व हो सकते हैं इसके, 68% HNO3। तो HNO3 जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 कितना होता है, 85 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस। मिक्स होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कम होगा, बढ़ जाएगा। मिक्सर का कितना आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, 120 डिग्री सेल्सियस आता है, 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैंने मान लिया बॉइलिंग पॉइंट है सपोज HNO3 का, यहाँ पे XHNO3 लिया 1, यहाँ पे XH2O कितना होगा 0, यहाँ पे XH2O हो जाएगा 1 और XHNO3 कितना हो जाएगा 0। तो ये HNO3 और यहाँ पे ले लिया सपोज मैंने वाटर, HNO3 वाटर, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो ये मान लिया 68%, यहाँ थोड़ा आगे रखे होगा 68%, सपोज यहाँ पे होगा, इसको थोड़ा पॉइंट को नीचे कर देते हैं थोड़ा, तो ये आ गया 68% मैक्सिमम। ये मैक्सिमम पॉइंट आया, लिक्विड बनाना है पहले, लिक्विड, लिक्विड, ये लिक्विड वाली लाइन है ना, तो इस पॉइंट पे क्या 68% HNO3 है इस पॉइंट पे। ये लिक्विड वाली लाइन भाई, वेपर की लाइन कैसे बन जाएगी, सेम ऐसी, ये मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए। ठीक ना, 68, ये लिक्विड, ये वेपर, और आया कैसे वो कर्व, ये कर्व भी सेम किससे आएगा, नेगेटिव डेविएशन। मान लिया ये लाइन है हमारी नेगेटिव डेविएशन की, नेगेटिव डेविएशन में क्या था, ये पॉइंट आएगा मिनिमम, ये मिनिमम, ये आता है नेगेटिव डेविएशन का। तो इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम, यहाँ वेपर प्रेशर है,
वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन था यार, ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है ना, टेम्परेचर है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट किसका है यहाँ पे, यहाँ इथेनॉल का है 85 डिग्री सेल्सियस, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट किसका है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, और ये इथेनॉल का है, और ये पॉइंट किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस मिक्सचर का। और ये मैक्सिमम क्यों हुआ, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या था, मिनिमम, वेपर प्रेशर मिनिमम, तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, मिनिमम कब होगा, इस पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे मिलना चाहिए। समझ रहे कि नहीं, ये कर्व जो ड्राइव हुआ है एजिरोपिक वाले किससे ड्राइव हुआ है, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन से, ये वाला नेगेटिव डेविएशन है और वो पॉजिटिव डेविएशन से। तो मोल फ्रैक्शन आप चेक कर लो किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ मैं, किसी भी कंसंट्रेशन में चेक करेंगे ना, तो मोल फ्रैक्शन ये इस पॉइंट पे चेक किया, तो लिक्विड में ये क्या है, वेपर में, ये लिक्विड में, मोल फ्रैक्शन अलग है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, सेम मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज एज वेल एज इन द वेपर फेज। किसी भी टेम्परेचर पे चेक करेंगे तो मोल फ्रैक्शन जो है लिक्विड फेज में, वेपर फेज में क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट नॉट एट दिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन व्हेन 68% HNO3 एंड 38 ग्राम वाटर इज मिक्सड। सेम कर्व बना सकते हैं HCl के लिए भी, HCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना, यहाँ HCl अगर ले लेता हूँ, ठीक है ना, HCl का ले लिया बॉइलिंग पॉइंट, तो HCl का मैंने लिया 20% HCl, सपोज 20%, 20.2 होता है एग्जैक्ट, 20.2% HCl, तो इसके इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका लेंगे हम, HCl का, दिस इज टू -85 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, मिक्स करने पर 110 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे अब, क्या आएगा 20.2% HCl, और मैक्सिमम आएगा उसमें भी, समझिए कि नहीं, इसका भी बन सकता है, अगर समझ आएगी बात कि नहीं, ये तो ये एजिटोपिक के कर्व्स थे, इंपॉर्टेंट कर्व्स थे, करेंगे ढंग से तो समझ आ जाएंगे, कोई ऐसा टफ नहीं है बहुत, लेकिन हाँ बोर्ड के सिलेबस में नहीं है कुछ भी इसमें से। तो इसलिए मैंने मोल फ्रैक्शन निकालना जो सिखाया वो देख लेना, लाइन डाली, मोल फ्रैक्शन बोलेगा लिक्विड फेज में कितना है, वेपर फेज में कितना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एजिरोपिक डिस्टिलेशन, दो एजिरोपिक मिक्सचर कर्व्स दोनों हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अब है रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। रॉल्ड्स लॉ, इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एक तो ये टर्म पूछ सकते हैं, दूसरा इसी को हम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना ये भी डेरिवेशन एक ही बात होती है। तो इसमें मैं एक चीज लिख रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बस पता होना चाहिए क्या चीज़ है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी जैसे शुगर हो गया, पानी में शुगर डाल दिया, शुगर के तो वेपर्स नहीं बनेंगे, ऐसे ही पानी में हमने सॉल्ट डाल दिया तो उसके वेपर्स तो नहीं बनेंगे, तो यूरिया डाल दिया उसके वेपर्स तो नहीं बनेंगे, ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल आते ही फॉर्मूला RLVP का यूज होगा, बेंजीन टोल्यून आ जाए, ब्रोमो बेंजीन क्लोरोबेंजीन आ जाए तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, PaX/P0 है। नॉन वोलेटाइल यूरिया को मिक्स किया है, ग्लूकोज को मिक्स किया है, सुक्रोज को मिक्स किया है, तो फॉर्मूला जो मैं डिराइव करूंगा वो यूज होगा, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन क्या होगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, P0 की नोट कर रहा हूँ मैं उसको, तो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स सॉल्वेंट इंटू P0 सॉल्वेंट, यही तो होगा अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, होगा कि नहीं, सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन होगा, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट का लेंगे ना वेपर प्रेशर, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, ये लाइन समझ आ गई पहली। अब दूसरा, सिंस सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सिंस सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल है इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS से डिनोट कर रहा हूँ इसको, PS, ये P0 था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन ओनली, क्योंकि अदरवाइज सॉल्यूशन क्या होता है, मेरा सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, सॉल्वेंट के प्लस सॉल्यूट के, सॉल्यूट क्योंकि नॉन वोलेटाइल है इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, सिर्फ सॉल्वेंट के इक्वल। बात समझ आ गई कि नहीं है, वेपर क्योंकि सॉल्यूट क्या है नॉन वोलेटाइल, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्यूट तो होगा लेंगे नहीं, क्योंकि सॉल्यूट क्या है नॉन वोलेटाइल। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है, इसी का मैं क्या लिखता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम 1 and 2, तो ये लिख दिया मैंने वेपर प्रेशर ऑफ, इसको P0 लिखना नहीं है,
सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है ना, इसको लिखा पी नॉट सॉल्वेंट। तो अब ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम 1 and 2 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन ये है, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा PS, ये क्या होगा, ये होगा एक्स सॉल्वेंट इनटू पी नॉट सॉल्वेंट। समझे कि नहीं? अब उसके PS बाय पी नॉट ले रहा हूँ यहाँ से, PS बाय पी नॉट। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बता रखा है मैंने, वही पी नॉट लिख रहा हूँ उसको मैं, दिस इज से पी नॉट। और एक्स सॉल्वेंट आएगा, ये भी वैसे फॉर्मूला ही है एक तरह से, ये एक्स सॉल्वेंट आ गया। अब दोनों साइड 1 माइनस कर रहा हूँ, ध्यान देना, दोनों साइड में 1 माइनस कर रहा हूँ। 1 माइनस PS बाय पी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट क्या बन जाएगा, एक्स सॉल्यूट। बस ये फॉर्मूला बन गया, मैं ऊपर वाली लाइन रब कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स सॉल्वेंट इनटू पी नॉट सॉल्वेंट बाय रॉल्स लॉ। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट के इक्वल, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के इक्वल होगा। सॉल्यूट क्यों नहीं लिया, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था। तो ऊपर वाली मैं 2 लाइन रब कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट, ये फॉर्मूला आ गया, ध्यान देना, दिस इज द फॉर्मूला। इस पूरी टर्म को इसे बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP जो मैंने लिखा ना शॉर्ट में, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिख ही रहा है ऊपर, पी नॉट माइनस पी एस यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। ये अब पी नॉट पी एस, पी नॉट टर्म्स क्या है, क्लियर होना चाहिए। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझिएगा कि नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और अब इस टर्म को भी कुछ कहते हैं, इस टर्म को, सिर्फ इतने ऊपर वाले पार्ट को, ये क्या है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझिए कि नहीं, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, अब कई बुक्स में ना एक ये तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2, इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2 लिख सकते हैं इसको। N2 नंबर ऑफ सॉल्यूट है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ये रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, फॉर्मूला भूलना नहीं बिल्कुल भी। दिस इज रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर्मूला नहीं भूलना इसका। ये RLVP की डेफिनेशन क्या होगी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। डेफिनेशन ये है इसकी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। समझिएगा कि नहीं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन है इसकी। तो डिफाइन RLVP एंड गिव इट्स डेरिवेशन, ये आता है तो पूरा करके दिखाना है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, ये स्कूल में तो नहीं पूछेंगे ऐसा, लेकिन ना एक चीज़ और लिखी हुई है इसके अंदर कि इसको, जैसे यहाँ पे N2 बाय N1 प्लस N2 है, दिस N2 बहुत केसेस में नेगलेक्ट कर देते हैं, दिस N2 इज नेगलेक्टेड इन लॉट ऑफ केसेस। रीजन, सॉल्यूट तो बहुत कम होंगे मोल्स, सॉल्वेंट के मोल्स ज़्यादा होंगे। कब नेगलेक्ट करना है, व्हेन सॉल्यूशन इज 5 लेस देन 5% डाइल्यूट, 5% डाइल्यूट है, यानी 5% मतलब ये 5% से कम है, तो ये 5 बाय कुछ मोलर मास आएगा, ये कितना हो जाएगा 95/18। ज़्यादातर सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। तो N2 को नेगलेक्ट कर देना इन कंपैरिजन टू N1, N2 को नेगलेक्ट कर देना इन कंपैरिजन टू N1। तो N2 बाय N1 अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला यूज करते हैं। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना कई बुक्स में ऐसे दिया हुआ है, लेकिन बोर्ड में कोई देखे ना देखे, इसलिए यही फॉर्मूला यूज करना हमेशा। क्या किया हुआ, इसको और इसको डिवाइड कर रखा है, इसको और इसको, PS बाय पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट लिखा ना, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट से पी नॉट कैंसिल बाय पी एस आएगा। ये क्या है, N2 बाय N1 प्लस N2, ये क्या होगा N1 बाय N, क्योंकि सॉल्वेंट है ना ये एक्स सॉल्वेंट, N1 बाय N1 प्लस N2, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा N2 बाय N1। तो ये फॉर्मूला भी दे रखा है कई बुक्स में कि इसमें कोई नेगलेक्ट करने का चक्कर ही नहीं है, ऊपर N2 आना नीचे N1 आना। लेकिन अब ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है,
नाउ दिस इज नॉट रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर होगी बात नहीं है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे जो मैंने बताया आपको भी, सही ना। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना अभी, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करूंगा इसके। तो ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए बिल्कुल, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हम इसके करेंगे एक कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर इसकी एक डेरिवेशन हो रहा है कि ये फॉर्मूला जो है इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, कैलकुलेट ऑस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड उसके थ्रू। चलो देखते हैं एक बार इसमें। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। न्यूमेरिकल्स इसके क्या है, न्यूमेरिकल को ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल क्या है इसका? पहले न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल। सपोज what mass of urea should be dissolved in 100 gram of water? What mass of urea is to be dissolved in 100 gram of water? ध्यान देना, टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर। दो टर्म यूज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट बाय 80%, दूसरा बी पार्ट सेकंड 280%। दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने दोनों एक साथ ले लिए। कह रहा है कितना। अब पहले तो ये फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसके अंदर? वेपर प्रेशर टर्म यूज की हुई है, यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये ध्यान रखना, गलती नहीं करनी इसमें बिल्कुल भी। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, ये फॉर्मूला लगना है। रीजन, वेपर प्रेशर टर्म यूज की हुई है और यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यूरिया हम कितना डिजोल्व करें 100 ग्राम पानी के अंदर, ताकि वेपर प्रेशर जो वाटर का है, किसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा? वाटर का, बाय 80%, 280%। बात समझ नहीं है? पहले वो बाय 80% बोला ना, बाय 80% रिड्यूस हो जाए, यानी ये अगर 100 है तो अब जो है यूरिया डालने के बाद अब कितना हो जाए? 20। तो ये 100 तो ये 20, 100 तो ये 20। बात समझ नहीं है? बाय 80% है तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट जो है इसको डायरेक्ट ले लेना 80/100। बात समझ आई कि नहीं है? अगर बाय बोला हुआ है पहला केस, इसको बाय बोला डायरेक्ट लेना है, समझा दिया मैंने कि कैसे आया, लेकिन रटा भी होना चाहिए ताकि पेपर में गलती ना हो। कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। बोला कि कितना यूरिया डालें 100 ग्राम पानी के अंदर, ताकि पानी का जो वेपर प्रेशर है वो 80% से रिड्यूस हो जाए। पहले 100 था तो अब कितना हो जाए? 20 हो जाए। तो 100 माइनस 20, 80 आ गया, नीचे 100 आना ही है, तो इसको 80/100 ले लेना। समझ आए कि नहीं? और 280% बोलते तो 280%, तो पहले 100 था तो अब 80 हो गया, 100 था 80 हो गया, तो 20/100 आएगा। 2 का मतलब 100 में से माइनस करके लेना है, और बाय मतलब सेम वही लेना है। ये मतलब क्लियर होना चाहिए। तो उसको मैंने ये ले लिया 80/100। दिस इज टू एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। अब तो निकल ही जाएगा। ये कितना आ गया? 4/5 यानी 0.8। ये 80/100 यानी 0.8 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस 100 ग्राम वाटर था, 100/80। नेगलेक्ट तो कर नहीं सकते, ये टर्म ज़्यादा है। मान लो ये टर्म होती है यहाँ पे 0.02, तो मैं नीचे वाले यूरिया को नेगलेक्ट कर देता। अभी नेगलेक्ट नहीं करेंगे, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लेंगे इससे, और उसके बाद क्या निकालेंगे? मास बाय 60। यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। इसका मोलिकुलर मास कितना है? 60। NH2CO NH2 मोलिकुलर मास कितना है इसका? 60। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। बात समझ नहीं है? सारा 11th का मोल कंसेप्ट यूज होगा। अगर आपने 5th और 6th लेक्चर मोल कंसेप्ट का नहीं किया है मेरा, तो फिर तो समझ आना मुश्किल हो जाएगा। 11th अगर नहीं आती है मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी वगैरह, तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो और बाय होता, ये बाय में 80/100 लिया। 2 में क्या करेंगे? इसी टर्म को, सेकंड पार्ट जो है 2 में क्या कर देंगे? अभी बताया मैंने क्या करेंगे उसके लिए। 2 में ये अगर 100 है, पी नॉट 100 है, तो ये कितना हो गया? 280%, यानी ये 80 हो गया। ये 100 तो ये 80, तो कितना बचा? 20, और नीचे 100 है ही, तो 20/100 कर देंगे इसको बस। बाकी सब कुछ सेम है। 100 20/100 इज गुड एक्सोल्यूट है ये। एक्सोल्यूट यानी नंबर मोल्स ऑफ यूरिया बाय नंबर मोल्स ऑफ यूरिया प्लस 100/18। बाकी सब कुछ सेम है। तो बाय और 2 दोनों ले लिए। बाय बोलेगा तो सेम लेना है 80/100, और 2 बोलेगा तो 20/100, 100 में से माइनस करके। क्लियर होगा न्यूमेरिकल की नहीं है? ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। एक पार्ट दे रखा था, मैंने दोनों पार्ट ले लिए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज सेकंड क्वेश्चन इसका, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज।
इज इक्वल टू 750 mm ऑफ Hg at 373 Kelvin. Calculate mole fraction of glucose and molality of solution. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड में आ चुका है, एक बार IIT में भी आ चुका है 90s में। मोल फ्रैक्शन और वो निकालना चाहिए मोलैलिटी। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, अब इसमें ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या लगना है, ग्लूकोज है नॉन वोलेटाइल, ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल वेपर प्रेशर टर्म यूज की हुई है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ग्लूकोज। अब इसमें सोचना है, अब इसमें हमें पी एस दे रखा है, ये ना वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज 750 mm है, पी एस दे रखा है, और सोचेंगे कि पी नॉट कितना होगा। पी एस दे रखा है और पी नॉट कितना होगा पर सोचना है इसको। देखो ध्यान देना आप इसमें, पी एस दे रखा है 750। एक तो दिमाग में रखना है कि ये है एट 373 केल्विन। 373 केल्विन पे क्या होता है, वाटर बॉईल कर जाता है 100 डिग्री सेल्सियस है ना। वाटर बॉईल कब करता है, जब प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर एट 373 केल्विन, यानी पी नॉट लेना है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर यानी 760 mm 76 सेंटीमीटर 1.013 बार। ये सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। कभी भी एट बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट किस पे होगा, बॉइल कोई भी लिक्विड कब करता है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो पी नॉट की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर लेंगे। 1 एटमॉस्फेयर यानी ये 750 mm में है तो 760 लेंगे। ये बात बहुत ध्यान रखना जरूर, 760 माइनस 750 डिवाइड बाय 760। और वैसे मैं एक हिंट दे देता हूँ कि कभी भी 750 740 720 हो ना तो पी नॉट की वैल्यू 99% है 760 ही होगी हमेशा। वो बॉइलिंग पॉइंट होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे वो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का। दिस इज टू एक्स ग्लूकोज, यहाँ से आ गया एक्स ग्लूकोज, कितना आ गया, एक्स ग्लूकोज आ गया 1/76, ये आ गया 1/76। अब मोल फ्रैक्शन आ गया ग्लूकोज का 1/76। अब मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकालना मैंने सिखाया हुआ है मोल कंसेप्ट के अंदर, मैं इसलिए इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको प्रूफ करना आना चाहिए। अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहा हूँ। मोलैलिटी क्या होगी यहाँ से, एक्स ग्लूकोज बाय एक्स सॉल्वेंट, यही था ना फॉर्मूला, एक्स सॉल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी डायरेक्ट आ गई। ये सोच रहे लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना पहले। ये तो मैंने सिखाया भी था, इसे एग्जांपल लिए थे 3-4 मोल कंसेप्ट के अंदर कि कैसे कन्वर्ट किया हमने, ये डेरिवेशन कैसे हुई है इसकी, वो सब आना चाहिए। रटेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। एक्स ग्लूकोज कितना है 1/76, एक्स सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, ये 1/76 है तो 1 में से माइनस कर देंगे यानी 75/76 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट क्या एक्वा सोल्यूशन बोल दिया, एक्वा यानी वाटर बाय 18। तो सॉल्व कर लेंगे, मोलैलिटी आ जाएगी इससे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में 3 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसकी। मान लो जैसे एक्वा सॉल्यूशन है कोई, एन एक्वा सॉल्यूशन हैविंग 2% सॉल्यूट, 2% सॉल्यूट है उसके अंदर, हैविंग 2% एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 2% सॉल्यूट, एक्सर्ट से प्रेशर ऑफ 2% बोलते ही नीचे जो N2 होगा नेगलेक्ट होगा, एक्सर्ट से प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, क्या लगेगा फॉर्मूला, इसने प्रेशर बोल दिया, एक्सर्ट से वेपर प्रेशर होगा एक्चुअल में, और 2% सॉल्यूट बोला है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल बोलना चाहिए इसको, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल और वेपर प्रेशर टर्म यूज कर लिए, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल टू क्या आएगा,
एक्स सोल्यूट। और पी नॉट पी एस कितना देर का सोल्यूशन का, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना 1.004 बार, 1.004 बार। तो अब एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया ना इसने, तो पी नॉट कितना लेंगे 1.013 अभी बताया ना पीछे, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, डिवाइड बाय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है 1.013 एक्स सोल्यूट। एक्स सोल्यूट 2% है, 2% मतलब क्या होता है 2 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 2 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम किसका सॉल्यूशन का। तो एक्स सोल्यूट नंबर मोल सोल्यूट यानी 2 बाय मोलर मास अपॉन में 2 बाय मोलर मास प्लस सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 2 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सोल्यूशन है 98 ग्राम, 98/18। और मैंने अभी बताया था आपको कि ये 5% से लेस है, तो ये नेगलेक्ट करके फिर इससे आंसर निकाल लेंगे। क्लियर। तो मोलर मास से सोल्यूट का आ जाएगा। एग्जैक्ट करना, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो उसको ढंग से करना बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका एनसीईआरटी का ही। सपोज एक्वस सॉल्यूशन है 30 ग्राम सोल्यूट की, एन एक्वस सॉल्यूशन containing 30 gram non-volatile solute in 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर में एक्सर्ट से प्रेशर ऑफ से 2.8 किलो पास्कल, 2.8 किलो पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है 90 ग्राम पानी के अंदर, प्रेशर इतना एक्सर्ट कर रहा है। फर्दर 18 ग्राम वाटर इज एडेड, फर्दर 18 ग्राम वाटर इज एडेड, तो वेपर प्रेशर बिकम्स, वेपर प्रेशर किसका बन जाएगा सॉल्यूशन का। पानी डालने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा कम होगा, बढ़ जाएगा, तो बन गया 2.9 किलो पास्कल, 2.9 किलो पास्कल। फाइंड पी नॉट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, पी नॉट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, पी नॉट यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो क्वेश्चन बोलना आना चाहिए, पहले मन में क्वेश्चन बोलेंगे स्टोरी की फॉर्म में, तो जाके आंसर निकालेंगे, इसका नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। कैसे होगा अभी देखो, 30 ग्राम हमने क्या क्वेश्चन पहले बोलेंगे एक बार, 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है 90 ग्राम पानी के अंदर, तो उससे वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कितना आ रहा है 2.8 किलो पास्कल। 18 ग्राम वाटर ऐड कर दिया, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बढ़ जाएगा, कितना होगा 2.9 किलो पास्कल। अब हमें निकालना है कि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कितना है यानी वाटर का कितना है, और मोलर मास क्या है सोल्यूट का। ध्यान देंगे जरा, क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार ढंग से। अब इसका मैं सोल्यूशन चलो मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ पहले नीचे, ताकि क्वेश्चन ऊपर ही रहे। फॉर्मूला तो वही लगेगा, पी नॉट माइनस पी एस वन में पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट, एक्स सोल्यूट। तो पी नॉट कितना है नहीं दे रखा, दिस इंप्लाइज पी नॉट, पी एस कितना है 2.8, पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। 30 ग्राम सोल्यूट था, मोलर मास एम मान लिया, 30/m प्लस 90/18, पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमने क्या किया 18 ग्राम पानी डाल दिया। अब पानी कितना हो गया, पहले 90 ग्राम था, 18 ग्राम ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 108 ग्राम, 108 ग्राम पानी हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। और वेपर प्रेशर कितना हो गया 2.9, पानी डालने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो दूसरी इक्वेशन पी नॉट माइनस 2.9 डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू 30/m अपॉन में 30/m प्लस पानी कितना हो गया 90 प्लस 18 118, 108 सॉरी, डिवाइड बाई 18। बस दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, सॉल्व करना है इसको। दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं है। ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। अब जो टॉपिक बता रहा हूँ बोर्ड के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन जेई एडवांस में भी वन इसके बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब मुझे जो ध्यान आ रहा है 80s के आसपास क्वेश्चन आए हैं उसके, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ टू मेजर RLVP, हाउ टू मेजर RLVP, इसको मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए ऑस्टवेल्ड और वॉकर ने मेथड दिया था अपना, ऑस्टवेल्ड एंड वॉकर मेथड।
बस ये आज का लास्ट करेंगे। ऑस्टल एंड वॉकर मेथड टू मेजर आरएलवीपी। ऑब्जेक्टिव में जैसे नीट के ऑब्जेक्टिव में सिंपल ही आ गया, आरएलवीपी इज मेजर्ड बाय विच मेथड, ऑस्टल एंड वॉकर मेथड, इस तरह से ऑप्शन दे देंगे वो। तो ऑस्टल एंड वॉकर मेथड 4 ऑप्शन दे देंगे, सही ना। बर्कले हार्टले मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उसमें एक ये नाम देंगे, ऑस्टल एंड वॉकर मेथड टू मेजर आरएलवीपी। तो इसमें क्या किया हमने, जैसे सोल्यूशन है यहाँ पे, ये सोल्यूशन है यहाँ पे, इसमें ड्राई एयर पास की, क्या पास की, ड्राई एयर। यहाँ सॉल्यूशन बल्ब्स होते हैं कुछ, उसमें ड्राई एयर पास की। उसके बाद ये गई यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूशन थी कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहाँ पे क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है। ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पे। और उसके बाद हमने एक लगा रखी है CaCl2 की ट्यूब, ये है एनहाइड्रस CaCl2 ट्यूब, जो इन सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। एनहाइड्रस CaCl2 ट्यूब जो सब कुछ क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ध्यान देना, जब भी ड्राई एयर पास करेगी किसी भी सॉल्यूशन से, तो उसमें से किसको उड़ा लेगी, वेपर्स किसके बन जाएंगे, इसमें से सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट ऊपर उड़ निकल सकते हैं बाहर। जैसे ये सॉल्वेंट था, सपोज इस तरह से कुछ था ऐसे, ये ड्राई एयर आ रही है यहाँ से, समझ रहे हो कि नहीं, ये इस तरह से कुछ, और फिर यहाँ पे हमने एक ट्यूब लगा रखी है, ये ट्यूब CaCl2 की ट्यूब है, समझ रहे हो कि नहीं। कुछ ऐसा फिगर मान लेंगे, ये ड्राई एयर है, ड्राई एयर जब पास करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन बल्ब्स हैं, तो इसमें से क्या ले जाएगी, PS, वेपरेशन सॉल्यूशन। कुछ सॉल्वेंट के वेपर चले जाएंगे इसके पास, थोड़े कम जाएंगे, क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया हुआ है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट है, अब यहाँ पे क्या आएगा ये सोचना है। यहाँ सॉल्वेंट आना चाहिए, P0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आना क्या चाहिए, P0 आना चाहिए इधर, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट है। लेकिन सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स इधर पहले ही आ चुके हैं, सॉल्वेंट को तो उड़ा के ले गई है ड्राई एयर, तो इसलिए P0 में से PS को माइनस कर देंगे, ये आएगा। क्योंकि नेट जो बाहर निकलना चाहिए वो P0 ही निकलना चाहिए ना, यहाँ PS निकला बाहर, यहाँ P0 माइनस PS, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, P0 आ जाएगा। और उस P0 को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, CaCl2 की ट्यूब। ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, खुद सोचना है इसको कैसे आएगा ये, मैं एक बार दोबारा बता दूंगा इसी चीज़ को। ड्राई एयर अगर हम पास करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर जिसमें सॉल्वेंट मिक्स किया हुआ है, तो एक्चुअल में वो ड्राई एयर किसको लेके जाएगी अपने साथ, ड्राई एयर किसको लेके जाएगी, यहाँ पे इसके पास जो मिलेगा CaCl2 एब्जॉर्ब करेगा, P0 को ही तो करेगा एब्जॉर्ब, सिर्फ सॉल्वेंट को ही तो करेगा, सॉल्यूट तो अंदर ही रहेगा। सॉल्यूशन से पास किया तो यहाँ आ गया PS, PS क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि कम होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कम P। अब यहाँ पे ड्राई एयर वही जा रही है, यहाँ पे आना चाहिए P0, आना क्या चाहिए, P0, लेकिन पहले ही सॉल्वेंट में से यहाँ से कुछ निकल चुका है, तो इसलिए माइनस PS करेंगे। पूरा टोटल क्या आना चाहिए, मान लो 30 था, P0 30 था ना, तो यहाँ कितना आएगा वेपर प्रेशर, थोड़ा कम आएगा, कम आया, मान लिया मैंने 20 आ गया, 20 आ गया, तो अब 10 तो अब प्योर सॉल्वेंट जब आएगा तो ये तो जा ही रहा था साथ में, सॉल्वेंट ही जा रहा था ना एक्चुअल में, ये इसके अंदर सॉल्वेंट ही तो है, और कुछ तो है नहीं, सॉल्यूशन की वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से कुछ कम हो गया था। तो यहाँ से जब जाएगी ड्राई एयर, तो इसमें जो सॉल्वेंट बच गया था उसको भी ले जाएगी, तो P0 माइनस PS आएगा टोटल, इससे माइनस कर देंगे। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, सारा कहाँ जा रहा है, CaCl2 के ट्यूब में ऐड करेंगे दोनों को, तो क्या आएगा, P0 ही एस्केप करना था। तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब्स, लॉस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, PS। लॉस इन सॉल्वेंट क्या होगा, फॉर्मर ये होता है, लेटर ये होता है, फॉर्मर FORMER, लेटर यानी LATTER। लॉस इन सॉल्वेंट कितना होगा, P0 माइनस PS, और लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, P0, लॉस इन सॉल्यूशन प्लस लॉस इन सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शन टू P0 माइनस, दोनों को ऐड कर देंगे तो P0 आ जाएगा। और इसको गेन इन वेट ऑफ CaCl2 भी कह सकते हैं, गेन इन CaCl2 ट्यूब, ये भी कह सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, अब हमारा फॉर्मूला था P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट था, एक्स सॉल्यूट तो था ही। अब P0 माइनस PS क्या है, लॉस इन सॉल्वेंट, लॉस इन सॉल्वेंट, और P0 क्या है, लॉस इन सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट, लॉस इन सॉल्वेंट प्लस लॉस इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट,
इज इक्वल टू एक्स टोटल इज इक्वल टू, है इसके आगे इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट आएगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो तो था ही ना फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा इसमें, समझ लेते हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं पुराने, लेकिन अभी नहीं आएगा ये डेरिवेशन, ये पार्ट समझ आ गया ना, तो समझ आ गई डेरिवेशन। आना चाहिए टोटल बाहर, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सॉल्वेंट ही आना चाहिए, सॉल्यूट तो अंदर ही रहेगा ना, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ चला गया सॉल्यूशन में, यहाँ पे कितना आएगा, जो यहाँ पे बच गया था सॉल्वेंट, जो नहीं आ पा रहा था, किसकी वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, इसलिए पी नॉट आना चाहिए था, पहले आ चुका है कुछ सॉल्वेंट, इसलिए इसको यहाँ माइनस कर देंगे। अब जैसे मैं इसी में ना, इसी को क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, न्यूमेरिकल को ट्राई करेंगे एक बार। मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बोलता ना, सॉल्यूशन है इसके अंदर से 2.5 ग्राम है, 2.5 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर, ये सॉल्यूशन है। जब यहाँ से सॉल्यूशन गई, यहाँ से ड्राई एयर पास की सॉल्यूशन में, लॉस इन मास ऑफ फॉर्मर ये था से 2.5 नहीं सेम हो जाएगा, लॉस इन मास ऑफ फॉर्मर वाज से 2 ग्राम, लॉस इन मास ऑफ लेटर ये था 0.05 ग्राम। देन व्हाट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास निकालना सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, तो अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट, एक्स सोल्यूट आएगा इज इक्वल टू लॉस इन सॉल्वेंट सॉल्यूशंस, और ऊपर क्या था, पी नॉट माइनस पी एस है ना, पी नॉट माइनस पी एस है, तो ऊपर क्या आएगा, सॉल्वेंट अपॉन में टोटल लॉस, लॉस इन सॉल्वेंट प्लस लॉस इन सॉल्यूशन, बस फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट करनी है। तो अब ये तो हटा ही देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। एक्स सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट यानी 2.5, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ लिख दें इसको, चलो एक्स सॉल्यूट कितना है, 2.5 डिवाइड बाय 2.5 डिवाइड बाय एम निकालना है, 2.5 डिवाइड बाय एम प्लस सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, 100/18। अब लॉस इन सॉल्वेंट कितना है, लॉस इन सॉल्वेंट वाला कितना था, ये जो आया हमारा लॉस इन फॉर्मर, ये हमारा एक तरह से क्या है पी एस, ये पी एस है प्रोपोर्शनल, और ये क्या है लेटर में यानी पी नॉट माइनस पी एस है, ये पी नॉट माइनस पी एस ही तो है 0.05 ग्राम, तो 0.0 इज इक्वल टू 0.05 ग्राम डिवाइड बाय सॉल्वेंट प्लस सोल्यूशन यानी 2 प्लस 0.05, 2.05, बस ये चीज़ आ गई नंबर में, यहाँ से निकाल लेंगे, समझ आ गया तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना इसको, हिंट मैंने पूरा यहाँ पे दे दिया कि कैसे करना क्वेश्चन, समझ आएगा कि नहीं। तो यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट टाइम आगे नया टॉपिक करेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, हिंट मैं दे रहा हूँ, बेसिक्स दे रहा हूँ मैं, समझ ये वाली चीज़ आ जानी चाहिए, 2-3 बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, नहीं तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, ये नहीं आएगा, 99% नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके रखना, याद करके रखना, समझ के रखना, मोल कंसेप्ट के जो लेक्चर्स दिए थे वो करके रखना, तो आगे समझ आएगा। अब हम लगभग 40% चैप्टर खत्म कर चुके हैं इसमें, आज वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था एजिड रूप्स वाला स्पेशली। ओके थैंक्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम।